नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे 15 मई से लेकर के 21 मई तक के करंट अफेयर की। वीकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हफ्ते भर जो पढ़ते हो, सप्ताह में एक दिन अगर आप रिवीजन उसका कर लोगे तो वो चीजें आपको जल्दी भूलेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम लोग और वीकली रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी क्विज और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर एमजेटी ऐप में ये डाउनलोड कर सकते हो और फ्री क्विज भी प्राप्त कर सकते हो। क्विज लगाना बहुत जरूरी होता है, क्विज आप जरूर लगाया करो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अब हम लोग। और आगे की सीरीज बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसलिए 65वें क्वेश्चन से शुरू हो रहा है ये। तो जुलाई 2023 में कहां पर एमएचए द्वारा अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा में। आप सब जानते हो G20 की इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसके लिए जगह जगह पर मीटिंग्स कराई जा रही हैं। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो अभी जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो G20 की अलग अलग जगह पर मीटिंग्स हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि समिट भी यहीं पर हो रही है। ठीक है, समिट केवल एक बार होगी, सम्मेलन एक बार होगा। वो मेन वाला जो होगा वो होगा सितंबर महीने में नई दिल्ली में होगा, जब बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, जैसे जो बाइडेन, पुतिन और बाकी सभी देशों के। तो वो मेन वाली जो समिट होगी वो होगी नई दिल्ली में। लेकिन अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स होती हैं इसकी बहुत सारी। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स पर। तो देखो, ऐसे ही अपराध और सुरक्षा पर यहाँ पर हुआ G20 मीटिंग्स। कहाँ पर? गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, 13 और 14 जुलाई को ये 2023 को ये होने वाला है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, होने वाला है। और इसका विषय रखा गया है NFT, नॉन फंगिबल टोकन, और AI और मेटावर्स। इन सब पर बातचीत यहाँ पर होगी। तो गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सभी मिल करके इसको होस्ट करेंगे भारत में। ठीक है, और इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 की। और इस बार भारत SCO की भी मेजबानी कर रहा है, इस SCO समिट की भी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में देख लो। ये इसका लोगो है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा भारत में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, 20 इसमें सदस्य हैं, जिनमें 19 तो कंट्री है और एक है यूरोपियन यूनियन। 1999 में स्थापना हुई थी। और ये देखो, ये सभी सदस्य देश उनके और कब कब कौन कौन होस्ट किया है वो लिखा गया है। 2024 वाला याद रखना, अगला वाला पूछा जा सकता है कहां पर होगा? ये होगा ब्राजील में। और पिछला वाला कहां हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, 2022 वाला। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला ये तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक है, केरल में तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। 1 से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित होगा। ये 5वां संस्करण होगा। इसकी थीम रखी गई है इमर्जिंग चैलेंजेस एंड हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। अगला, CBI के नए निदेशक कौन बने? तो CBI के नए निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद, IPS प्रवीण सूद। ये देखिए, ये कर्नाटका DGP रह चुके हैं, वहां से यहाँ पर डायरेक्ट इनका मतलब ट्रांसफर हुआ है एज ए CBI डायरेक्टर। CBI बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 2 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी की जगह पर आए हैं। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो तुंगनाथ मंदिर दोस्तों ये पड़ता है उत्तराखंड में, और इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव उत्तराखंड में जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था इसे। ठीक है ना, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। और 5 पंच केदार मंदिर, 5 पंच वही है पांडवों द्वारा जो स्थापित किया गया था, उनमें से सबसे ऊंचा ये है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर। तो इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है उत्तराखंड ने। अगला, उत्तराखंड आप देख लो। वैसे तो ये जो पेज है ना, मैं आपको डेली करंट अफेयर बताया करता हूँ डिटेल में। और डेली करंट अफेयर की अगर आप आदत बनाओगे ना तो मजा ही आ जाएगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से हैं जो वीकली पहले देखा करते थे, और आज भी वीकली की और इसके बाद मंथली की डिमांड तो बहुत आती है। उसके व्यूज भी ज्यादा आते हैं। मैं उसको 20,000, 25,000, 30,000 लोग तक देखते हो। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर की भी आदत डालो। डेली 20 से 25 मिनट की वीडियो में अगर आप देखते हो ना, तो इस वीडियो में आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट कि क्या बताऊं मैं। GK GS से प्रेम हो जाएगा। आप एक बार देखना शुरू तो करो, 10 दिन देखो, आपको खुद अपने आप में फर्क दिखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें बहुत डिटेल चर्चाएं होती हैं। रोजाना 10 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं रिवीजन के साथ। चलिए, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 से 19 मई के बीच भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखो, समुद्र शक्ति की बात हो रही है। समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। समुद्र शक्ति ये जो है इंडोनेशिया और भारत करता ही है हर बार।
ठीक है, तो इस बार भी किया गया। INS कवरत्ती भारत की तरफ से गया था। चौथा इसका संस्करण था इस बार का। अच्छा, ये समुद्र शक्ति है। ऐसे ही होता है एक हरिमौ शक्ति। हरिमौ शक्ति, तो हरिमौ शक्ति अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत और किसके बीच में होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है हरिमौ शक्ति। अगला, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? ये बन गया है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है उनको, ये प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक करने वाला ये पहला शहर है भारतीय। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, भोपाल बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड मीटिंग SDGs। तो भोपाल नगर निगम, UN हैबिटेट और 23 से ज्यादा स्थानीय हितधारकों ने 2030 के लिए एजेंडा भी सेट किया है। अगला, ये मध्य प्रदेश के बारे में सारी जानकारियां आप देख लो। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिवीजन टाइप का एक सीरीज होता है, बहुत लंबी चली जाती है वीडियो। अगला, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो छठवां हिंद महासागर सम्मेलन ये हुआ ढाका में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंद महासागर सम्मेलन पूछा जाता है। हिंद महासागर के आसपास के जो भी देश हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत भी हिस्सा लिया। इस बार ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ। देखो, विदेश मंत्री गए हुए हैं। ठीक है, ये शेख हसीना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो ये 12 से 13 मई के बीच में हुआ। थीम थी पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो होमोकॉन सम्मेलन दोस्तों हुआ देहरादून में, उत्तराखंड में। होमोकॉन 2023, देखो ये पुष्कर सिंह धामी आपको दिख रहे हैं, ये CM हैं उत्तराखंड के। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है दून यूनिवर्सिटी देहरादून में। देहरादून वैसे उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और ये विंटर कैपिटल है देहरादून, यानी शीतकालीन राजधानी है। विश्व होम्योपैथी दिवस की अगर बात करें तो वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और होम्योपैथी पर ये समिट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 27वां ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया बार्सिलोना ने। देखो, बार्सिलोना से बाहर हुए हैं लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी इससे बाहर हुए हैं। मेसी बाहर हुए हैं। चलो कमेंट करके मुझे बताओ कि लियोनल मेसी अब किस टीम से खेलते हैं, ये भी बता देना। साथ ही साथ ये भी बता देना क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अब किस टीम से खेलते हैं। अभी वीडियो में आगे मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बार्सिलोना जो है इसने 27वां ला लीगा खिताब जीता है। पहला जीता है मेसी के बाहर होने के बाद अपना खिताब। ठीक है, मेसी यहाँ से बाहर हुए, उसके बाद ये पहला खिताब जीता है। तो फीफा क्लब विश्व कप जो हुआ था उसको रियल मैड्रिड ने जीता था। बार्सिलोना जो हुआ उसको, ला लीगा जो हुआ उसको बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों अब सऊदी अरब की टीम अल नासर से खेलते हैं। किससे? अल नासर से खेलते हैं। ठीक है, सऊदी अरब ने इनको खरीद लिया है। पहले ये खेला करते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अगला, उत्तर प्रदेश के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के अभी 3 और प्रोडक्ट को दिया गया GI टैग। मैनपुरी ताराकासी शिल्प, महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संभर सिंह शिल्प। ये तीनों ही शिल्प हैं यानी क्राफ्ट है, और इन तीनों को दिया गया GI टैग। कुछ दिन पहले आपको पता हो 4 प्रोडक्ट को दिया गया था यूपी के GI टैग, और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। फिलहाल रिवीजन यहाँ पर करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा डिटेल कंटेंट आपको मिलता है। आप बस एक काम किया करो ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं देखता हूँ 75% लोग ही जो वीडियो व्यू करते हैं वो देखे सब्सक्राइब किए रहते हैं। 25% लोग ऐसे आते हैं प्रसाद लेने केवल। ठीक है, वो पूजा नहीं सुनते हैं, वो केवल प्रसाद लेने आते हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करो यार, तभी कृपा बरसेगी। चलो, तो यहाँ पर मैनपुरी ताराकासी जो है और ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं इनको GI टैग मिला है। अभी तमिलनाडु सबसे ज्यादा GI टैग प्रोडक्ट वाला ये राज्य है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 48 GI टैग के साथ। दूसरा सबसे ज्यादा GI टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कर्नाटक तीसरे पर है 46 GI टैग के साथ। पिछली बार अभी जो 4 GI टैग मिला था वो लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर भंटा और आदमचीनी चावल को मिला था। और ज्यादा GI टैग के बारे में जानना चाहते हो तो आप जो मेरी वीडियो अभी आई है GI टैग की रिसेंटली, उसको जरूर देखो सर्च करके। ठीक है, अगला, हाल ही में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता? तो ये जीता है दोस्तों किसने? गौरी। गौरी नाम का एक साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है, इसमें ये एक डॉक्यूमेंट्री है, इसने साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में जीता है। ये गौरी जो है ना, ये गौरी लंकेश के ऊपर बना है। गौरी लंकेश नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थी, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पत्रकार थी, 2017 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है।
और कविता लंकेश ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसको अभी बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला, गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो इस बार राष्ट्रीय खेल गोवा में होने जा रहा है, पिछली बार गुजरात में हुआ था, तो इस बार गतका मार्शल आर्ट भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, ये न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गतका जो होता है ये कहाँ का फेमस मार्शल आर्ट होता है? ये पंजाब का होता है। पंजाब का गतका और लाठी दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 36वां हुआ था गुजरात में, 35वां कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, 2015 में हुआ था। 36वां भी पिछले साल हुआ था। पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत वहां के 50 स्टार्टअप आएंगे भारत में सीखने के लिए और भारत के 50 स्टार्टअप जाएंगे बांग्लादेश में सीखने या सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ बांग्लादेश और भारत के बीच में एक्सचेंज टाइप का, ठीक है, प्रोग्राम। किस केंद्रीय मंत्री ने संचार सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो संचार सारथी पोर्टल ये अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ ये संचार मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है जिससे खोए हुए फोन को ट्रैक किया जा सके और उन्हें ब्लॉक कराया जा सके। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अगला, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक में उथल पुथल के बाद फाइनली मुख्यमंत्री चुन लिया गया और सिद्धरमैया को बनाया गया नया मुख्यमंत्री और वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटक में चुनाव जीती। यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहे हैं, जो ये हैं कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये अध्यक्ष हैं और यहाँ पर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया आपको दिख रहे हैं, जो दोनों लोग जो हैं डिप्टी सीएम और सीएम हैं। ठीक है, तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में 136 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, 65 जीती थी बीजेपी। अगला है, हाल ही में 18 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 मई को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। म्यूजियम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ एक और दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस मनाया गया? यहाँ पर देखो, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये भी 18 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। म्यूजियम डे की इस बार थीम रखी गई है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। ओके, अगला, भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहां पर जल राहत अभ्यास किया? तो इंडियन आर्मी ने अभी असम में किया है जल राहत नाम से अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर देखो आर्टिकल, इंडियन आर्मी कंडक्ट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम। तो असम में ये हुआ है। ठीक है, हांग्रामा पुल पर हुआ है, मानस नदी पर। ये पूछा जाएगा आपसे, इसमें एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीएमए ये सभी मिल करके एक प्रकार से एक एक्सरसाइज कर रही हैं कि अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो कैसे लोगों को बचाया जाए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, जिनको आपको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। समुद्र शक्ति, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, भारत इंडोनेशिया। बुलंद भारत, भारतीय सेना के बीच में हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। AIME, आसियान भारत समुद्री अभ्यास है इसका पूरा नाम, ये आसियान कंट्रीज और भारत के साथ हुआ सिंगापुर में। अजय वारियर, भारत ब्रिटेन, बालिकतान अमेरिका फिलीपींस। कवच, भारतीय नौसेना वायुसेना और तटरक्षक के बीच में, अंडमान निकोबार में। कोप इंडिया, भारत अमेरिका। सेरिनेक्स, भारत श्रीलंका। कोंकण, ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी। फ्रीडम शील्ड, दक्षिण कोरिया। ला पैरोस, ये हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये पूछा गया था, भारत सिंगापुर में हुआ। फ्रिंजेक्स जो हुआ ये भारत फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस्तीफा दे दिया? तो किरण रिजिजू जी दोस्तों कानून मंत्री थे, इन्होंने दे दिया है इस्तीफा। अब इनको मिल गया है पृथ्वी मंत्रालय। ठीक है, अब ये वहां से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को संभालेंगे, कानून मंत्रालय छोड़ दिए हैं। कौन कानून मंत्री नियुक्त किए गए? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राज्य मंत्री थे, इनको अब मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। अगला, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ फ्रांस, ये कहा है यहाँ पर फ्रांस ने। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज्यादा ये वहां पर आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, क्योंकि टाटा कंपनी बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ाई हुई है फ्रांस से। तो इसको लेकर के वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर कहते हैं इस पूरा नाम इसे पुरस्कार का। ठीक है, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
म्यांमार में अभी मोचा चक्रवाती तूफान आया था, बंगाल की खाड़ी से उठा है और इसको नाम किसने दिया था? यमन नाम दिया था, यमन। ठीक है, तो ये जो है मोचा चक्रवात, इसके लिए यहाँ पर म्यांमार की हेल्प करने के लिए भारत फिर से आया और भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया। भारत समय समय पर ऑपरेशन चलाया करता है, अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा उसका। तो फिलहाल ये जो साइक्लोन मोचा था ये म्यांमार में हुआ। ठीक है, म्यांमार में राहत सामग्री के लिए किया गया। INS शिवालिक, INS कमोटा, INS सावित्री ये गई थी वहां पर हेल्प करने म्यांमार के। ठीक है, तो कौन कौन से अभियान भारत के द्वारा पिछले दिनों में चलाए गए हैं जो कि आपको जानने चाहिए? देखो, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री पड़ोसी देशों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, तब चलाया था भारत ने। ऑपरेशन कावेरी अभी सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में आए मोचा तूफान से प्रभावितों की मदद के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको याद रखना। मई 2023 में G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए? तो इस महीने का सबसे ज्यादा चर्चित ये टॉपिक रहा, पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा। जापान विजिट पर गए, फिर वहां से पापुआ न्यू गिनी, फिर वहां से गए ऑस्ट्रेलिया। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जापान में वो गए थे G7 में हिस्सा लेने, क्योंकि एज ए गेस्ट इनको बुलाया गया था। पापुआ न्यू गिनी में भी गए, कई सारे समझौते हुए, कई सारी वहां पर मीटिंग्स हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए जहां पर क्वाड समिट हुई, क्वाड में हिस्सा लिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर्टिकल है, पीएम मोदी जो है ये हिरोशिमा पहुंचे हैं, G7 का वहां पर समिट हुआ। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। G7 G20 ये सब क्या है इसको मैंने समझाया हुआ है उस वीडियो में, आप उसको जरूर देखिए। तो G7 के सदस्य हैं दोस्तों अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूरोपियन यूनियन और यूके। ठीक है, यूके भी है इसमें। तो 7 देश हैं और एक जो है संगठन है, 7 देश प्लस एक संगठन है। रसिया भी था, रसिया निकाल उठा है 2014 से। अगला, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी ये रहे आपके सामने। तो इन्होंने यूपीएससी चेयरमैन पद जो है संभाल लिया है। श्रीमती निस्मिता नागराज ने इन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले ये कई यूनिवर्सिटीज में कुलपति रह चुके हैं, अब तक के सबसे युवा ये कुलपति रह चुके थे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला, आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 2000 के जो कड़े कड़े नोट हैं वह वापस लिए जाएंगे और ये 30 सितंबर तक लोग जाकर इससे एक्सचेंज करा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं है या फिर वो बैन हो गई है, ऐसा नहीं है। ये करेंसी वापस ली जा रही है, मतलब बैन नहीं हुआ है। जब तक डेडलाइन दी गई है तब तक लोग जाकर के बैंकों से ये पैसा चेंज करा सकते हैं। अभी भी मुद्रा बाजार में चलेगी, मतलब अगर आपको कोई सामान लेना है तो अभी भी आप जाकर के पे कर सकते हो। हाँ, आपका अगर दुकानदार आनाकानी कर रहा है वो बात अलग है, वो आपका उनका संबंध है, लेकिन ये है कि अभी लीगल टेंडर में है ये और 30 सितंबर तक इसको एक्सचेंज कराना है। तो आरबीआई ने ये घोषणा करके बताया है। ठीक है, तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद 2000 के नोट लाए गए थे एकदम गुलाबी वाले, और ये नोट जो है अब 2019 से छपना बंद हो गए थे और अब वापस लेने की बातचीत चल रही है। ठीक है, क्योंकि जिस कारण से लाया गया था वो कारण उद्देश्य पूरा हो गया और अब दोबारा से आरबीआई वापस ले रहा है। अब मुझसे मत पूछना कि कौन सा कारण था, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कोई प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का। फिलहाल 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। अगला, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। ठीक है, टी नगर में। और यहाँ पर देखिए 570 मीटर लंबाई वाला ये है, 28 करोड़ की लागत से बना है। तो MK स्टालिन जो है इन्होंने अभी मामलम ये रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस को जोड़ने वाला ये स्काई वॉक ब्रिज इसका उद्घाटन किया है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी जो है जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। तो वहां पर जापान के हिरोशिमा में ही G7 समिट हो रही है इस बार। तो वहीं पर हिरोशिमा में, ये वही हिरोशिमा है जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो वहीं पर
पीस को बढ़ावा देने के लिए, पीस का एक सिंबल के रूप में दर्शाने के लिए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया है। और इस मूर्ति को बनाया किसने है? रामवी सुतार ने। ठीक है, ये पद्म भूषण से सम्मानित है। पद्म भूषण 2016 में इनको मिला था, उससे सम्मानित है, विभूषण नहीं है। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बन गई हैं रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर ये रही इमेज में, तो इन्हें बनाया गया है। और ये पंजाब कैडर की 1988 बैच की ये अधिकारी हैं। इनको अशोक गुप्ता जी की जगह पर नियुक्त किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की स्थापना 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किसने द गोल्डन ईयर्स नामक बुक लिखी? तो ये बुक लिखी है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत बुक्स लिखा करते हैं। हर 3 महीने में इनकी कोई ना कोई बुक आ जाती है। तो फिलहाल इनकी ये जो नई बुक है, लेटेस्ट वाली, द गोल्डन ईयर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक पूछी जाती है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसे पब्लिश किया है। अगला, हाल ही में किस देश के ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई? तो चिली में एक पेड़ है दोस्तों, ग्रेट ग्रैंड फादर के नाम से। इस पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दे दी गई है। ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल से पूर्व, मतलब उससे भी पुराना ये पेड़ है। ये 5000 साल पुराना पेड़ है, तो इसे महान दादाजी या ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। ये पेटागोनिक शुरू है एक प्रकार का। फिट्जरोया क्यूप्रेसाइड, ये इसका मतलब वैज्ञानिक नाम है इस पेड़ का। तो ये इस नाम से जाना जाता है। चिली के अलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। सबसे पुराना जीवित जीव है ये पृथ्वी पर। अगला, हाल ही में कहां पर 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों हुआ सऊदी अरब में, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये जद्दा डिक्लेरेशन भी यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये सऊदी अरब की जद्दा में ये हुआ था। तो उसी पर जो डिक्लेरेशन हुआ उसी को जद्दा डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। तो काफी ज्यादा न्यूज में भी ये रहा था। 32वां संस्करण था अरब लीग का, जद्दा डिक्लेरेशन के साथ संपन्न हुआ। अरब शांति की पहल को सक्रिय करने के लिए ये आयोजित हुआ करता रहता है। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों क्वेश्चंस इस वीक के। आई होप आपको रिवीजन करने में आसानी हुई होगी, आप आराम से रिवीजन किए होंगे। तो जीएस सफलता बैच के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ जीएस सफलता बैच 2.0 लॉन्च किया गया है। 18 महीनों तक आपको दोनों लैंग्वेज में ई बुक दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, थ्योरी रहेगी, मॉक टेस्ट भी रहेगा, आपको मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह, क्लास नोट्स वगैरह तो मिलेगी ही मिलेगी। तो 15 मई से ये बैच स्टार्ट है। अभी आप एनरोल कर सकते हैं। अभी आप इसको लेते हो तो 200 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर करके और ज्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ भी आप जाकर के सॉल्व कर लेना एमजीटी ऐप से। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, उसको भी देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।